हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ऐशू नॉवेल वर्ल्ड में। अगर आपको इसके आगे के एपिसोड सुनने हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैप्टर 51। इश्की अभी और कुछ उस आदमी से कहती कि तभी अचानक अयांश की कार उसके बगल में आ गई और जैसे ही उसने उस आदमी को देखा जो सामने घुटनों के बल बैठा था, उसने अपनी नज़र इश्की पर घुमाई। क्या हो रहा है? तुम यहाँ क्यों हो? इश्की ने जवाब देने के बजाय उससे पूछा। अयांश को पता चल गया कि इश्की अभी भी उससे नाराज है, इसलिए उसने कहा, मिहिर को कुछ काम था और वो यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए उसने मुझे इसके बारे में बताया। मिहिर को उसे यहाँ से मुझे लेने के लिए नहीं कहना चाहिए था, इश्की ने धीरे से कहा। घुटनों के बल बैठा आदमी इश्की और अयांश को सिर से पैर तक घूरता रहा। उसका दोस्त भी यहाँ है, मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने सबक सीख लिया है, मुझे जाने दीजिए, वह आदमी विनती करता रहा। यहाँ बहुत ज्यादा लोग हैं, हमें इसे कहीं और ले जाना चाहिए। अयांश ने जमीन पर पड़े व्यक्ति की ओर देखा और इश्की से बोला। जवाब में इश्की ने अयांश को एक नज़र देखा और कार में बैठ गई। अयांश ने माधव को देखा, जिसे तुरंत समझ में आ गया कि उसे क्या करना है। वह उस आदमी को कार में लेकर वहां से चला गया, ये जानते हुए कि इश्की उसके साथ घर वापस नहीं जाना चाहेगी। अयांश कार में बैठ गया और बोला, सी विला की तरफ ले चलो। रास्ते भर इश्की खिड़की से बाहर देखती रही, ऐसा लग रहा था कि वह अयांश से बात नहीं करना चाहती थी। इस बीच अयांश उसकी तरफ देख रहा था, मानो उससे पूछना चाहता हो कि अभी क्या हुआ था। इसके बावजूद उसने इस बारे में पूछने की हिम्मत नहीं की, जिससे विला तक पूरे रास्ते में सन्नाटा छाया रहा। कार रुकते ही इश्की गेट से बाहर निकली और मुड़कर अयांश से बोली, एयरपोर्ट वाला आदमी मेरा पीछा कर रहा था, पता लगाना कि वह किसके लिए काम कर रहा है। उसने विला में जाने से पहले जोर से गेट बंद किया। बिना उसे अंदर बुलाए या कोई इरादा दिखाए वह तेजी से अंदर चली गई। अयांश उसके साथ कार से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन ये जानते हुए कि यह अच्छा विचार नहीं होगा, उसने अपना हाथ गेट से हटा लिया। इसके बजाय उसने इश्की को वहां से जाते हुए देखा, जो विला में गायब हो गई थी, और बोला, अब माधव के घर चलो। विला में आते ही दिया दौड़कर इश्की के पास आए। इश्की, तुम यहाँ क्या लेकर आए हो? इश्की को वहां देखकर दिया बहुत हैरान हुई। कुछ देर पहले जब वह उठी तो उसने विला में किसी को आते नहीं देखा, फिर इश्की अचानक यहाँ से कैसे आ गई? आप लोग कैसे हैं? इश्की ने दिया की ओर देखा और चिंतित होकर सवाल किया। हम बहुत अच्छे हैं। दादी माँ आज सुबह ही तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम आज वापस आ जाओ तो बहुत अच्छा होगा, और तुम सचमुच वापस आ गई। वह कहाँ है? इश्की ने पूछा, क्योंकि उसे लिविंग रूम में दादी कहीं नजर नहीं आई। वह अभी अपने कमरे में सो रही है। तब मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगी, उनके जागने के बाद मैं उनसे बात कर लूंगी। हालांकि इश्की जल्द से जल्द दादी से मिलना चाहती थी, लेकिन वह सो रही थी, जिसकी वजह से वह उन्हें परेशान नहीं कर सकी। जरूर तुम बहुत थक गई होगी, इतनी दूर से आए हो, क्यों न तुम अभी थोड़ा आराम कर लो, दिया ने कहा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अरे तुम खाने में क्या लोगी? मैं तुम्हारे लिए बना देती हूँ। दिया ने इश्की को देखा, जो तेजी से वहां से जा रही है। कुछ भी ठीक रहेगा। ठीक है। दिया ने इश्की को देखा, जो वहां से जा चुकी थी। माधव जब पूछताछ कर रहा था तो अयांश अंदर आया। माधव ने अयांश को देखा और उससे बोला, मिस्टर सिंघानिया, यह आदमी कुछ कहना नहीं चाहता। अयांश ने उस आदमी की तरफ देखा और उसके सामने बैठते हुए बोला, तुम उस लड़की का पीछा क्यों कर रहे थे? मैंने कई बार कहा कि मैं उसके पीछे नहीं गया था, ये सब बस एक गलतफहमी है। उस आदमी के चेहरे पर काफी सच्चे भाव थे। अयांश उसे घर रहा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि चीजें यहीं खत्म होगी। तुम कह रहे हो कि यह एक गलतफहमी है, तो बताओ तुम उसके साथ क्या कर रहे थे? अयांश ने ठंडी नज़र से उसे घूरा। बात यह है कि बैठते ही मैंने उस खूबसूरत लड़की को देखा, अब जबकि वह वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने चुपके से उसकी तरफ 2-3 बार नज़र डाली। जैसे ही मैं वॉशरूम जाने लगा, अचानक फ्लाइट थोड़ी हिली और मैं उससे टकरा गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया, उसने मुझे जमीन पर गिरा दिया और पूछा कि मुझे किसने भेजा है। मैं उलझन में पड़ गया, क्योंकि मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा था, मैं तो बस एक साधारण आदमी हूँ। उस आदमी ने इश्की की तरफ देखा, उसकी आंखें शर्म से भर गई और वह दया की भीख मांग रहा था। बस बहुत हो गया, उसकी बांह तोड़ दो और इसे जाने दो, अयांश ने कहा, क्योंकि उसने पूरी कहानी सुन ली थी और इस नतीजे पर पहुंचा था कि यह आदमी बस एक छेड़छाड़ करने वाला था और उसके पीछे कोई नहीं था। ठीक है, माधव ने जवाब दिया। ऐसा मत करिए प्लीज, आदमी चिल्लाया, मुझे पता है कि मैंने गलती कर दी है, मुझे जाने दीजिए। इश्की बिना पीछे देखे बाहर चला गया। मुझे ऑफिस ले चलो। ठीक है, माधव बोला।
जब अयांश ऑफिस पहुंचा तो उसके दिमाग में इश्की की तस्वीर घूमने लगी। इतना समय हो गया है, क्या उसे मुझ पर इतना गुस्सा होना चाहिए? अगर मिहिर ने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वह वापस आ गई है। क्या अब वह मुझसे मिलने भी नहीं आएगी? अयांश के दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे जिससे उसका काम करने में मन नहीं लग रहा था। तभी एक फ़ोन आया जिससे अयांश को अपना फ़ोन उठाना पड़ा। मिस्टर सिंघानिया, हमारे पास एक खबर है। मल्होत्रा परिवार कल अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश आ रहा है, लेकिन हमें पता चला है कि उनमें से एक तो बहुत पहले देश लौट आया है। पता लगाओ कि वह व्यक्ति कौन है, इश्की ने ठंडे स्वर में कहा। समझ गया। इश्की सोने ही वाली थी कि अचानक उसका फ़ोन बज उठा। उसने फ़ोन उठाया तो उसे हेमंत की चिंतित आवाज़ सुनाई दी। इश्की, क्या तुम अभी भी एयरपोर्ट पर हो? नहीं, मैं घर वापस आ गई हूँ, इश्की ने आलस से जवाब दिया। तुम सो रही हो? हेमंत ने पूछा, हालांकि उसकी आवाज़ से वह बता सकता था कि वह सो रही है। हाँ, और कुछ काम है क्या? अगर नहीं तो अभी फ़ोन रख दो। इश्की ने आगे बात न करते हुए फ़ोन एक तरफ रख दिया। तो फिर तुम आराम कर लो, अगर तुम्हें कोई परेशानी न हो तो मैं कल तुमसे मिलने आऊँगा। कुछ देर तक जवाब न मिलने के कारण हेमंत को लगा कि शायद वह सो गई होगी, इसलिए उसने फ़ोन काट दिया। कुछ घंटे बाद बेडरूम के दरवाजे पर दफ्तर होने से इश्की नींद से जाग गई। अंदर आओ, उसने कहा। दया ने अंदर जाकर देखा कि इश्की अपने बेड से उठ रही है तो वह तुरंत बोली, इश्की, खाना तैयार है, तुम्हारी दादी नीचे इंतजार कर रही है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, इश्की ने जमाए लेते हुए कहा। इसके बाद वह बिस्तर से उठी और नीचे की ओर चल पड़ी। डाइनिंग रूम में दादी इश्की का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उन्होंने दया से सुना था कि इश्की वापस आ गई है। मैं घर आ गई हूँ दादी माँ। इश्की अपनी दादी के पास बैठने के लिए आगे बढ़ी। इस बार तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? दादी खुश होते हुए बोली। क्या आप मेरे पहले आने से परेशान हो गई है? इश्की ने मजाकिया लहजे में पूछा। तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही थी। मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकती हूँ? फिर उन्होंने इश्की को उसकी पसंदीदा डिश दी। अब तुम कुछ दिन आराम करना चाहिए, तुम अभी अभी घर आए हो। इस बार मैं कुछ समय के लिए यही रहूंगी, इश्की ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तुम्हारे लिए रोज खाना बनाऊंगी, दादी मुस्कुराते हुए बोली। उन्हें इश्की का हर दिन अपने पास होना बहुत अच्छा लग रहा था। लंच के बाद इश्की दादी के साथ समुद्र किनारे चली गई। तभी दया ने सर झुकाकर इश्की की ओर देखा और बोली, क्या तुमने विदेश में अच्छा समय बिताया? वास्तव में नहीं, कम से कम यहाँ जितना नहीं, इश्की ने समुद्र को ध्यान से देखते हुए कहा। वह अपनी सारी चिंताओं को कुछ पल के लिए वही छोड़ देना चाहती थी और किसी भी चीज़ के बारे में उसका सोचने का मन नहीं था। तभी उसे वह गिफ्ट याद आया जो उसने हेमंत और कोमल से मंगवाए थे। दया, क्या तुम्हें वह गिफ्ट मिल गया जो मैंने तुम दोनों के लिए मंगवाया था? गिफ्ट? दया मुस्कुराई। हाँ, मैंने बहुत सारे गिफ्ट मंगाए हैं, इश्की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वह कहाँ है? दया ने पूछा। वह अब गिफ्ट देखने का इंतजार नहीं कर सकती थी। क्या वे बहुत पहले नहीं आए? क्या तुम्हें वह नहीं मिला? इश्की ने हैरानी से दया को देखा। नहीं, क्या तुमने गलत पता दे दिया था? बिल्कुल नहीं। तभी उसे याद आया कि शायद वह गिफ्ट हेमंत के पास होगा, क्योंकि उसने एयरपोर्ट पर अपना सामान हेमंत को दे दिया था। यह महसूस करते हुए उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और हेमंत को फ़ोन किया। क्या बात है इश्की? हेमंत आराम कर रहा था कि तभी उसे फ़ोन की घंटी सुनाई दी। उसने फ़ोन उठाया और देखा कि इश्की का फ़ोन है तो वह झट से बैठ गया। क्या तुमने जो गिफ्ट खरीदे थे वह अभी भी तुम्हारे घर पर है? इश्की ने सीधे काम की बात की। मुझे लगता है वह यही है। अगर तुमने इसका जिक्र नहीं किया होता तो मैं भूल जाता। हेमंत को अचानक याद आया। क्या यह अभी ठीक रहेगा कि तुम आकर इसे दे जाओ? ठीक है, मैं उन्हें तुम्हारे पास पहुंचा देता हूँ, हेमंत बोला, क्योंकि उसे दोबारा देखने का मौका मिलने की तुलना में उसका काम बहुत आसान था। ये तो बहुत अच्छी बात है। इश्की ने बात खत्म की और फ़ोन काट दिया, क्योंकि वह उससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत महसूस नहीं कर रही थी। हेमंत ने जल्दी से कपड़े पहने बाहर निकलने से पहले उसने अपने कपड़ों को देखा और ये देखकर कि वह काफ़ी अच्छा लग रहा है, उसने संतुष्टि से सिर हिलाया और इश्की के मिला की ओर चल पड़ा। फ़ोन रखने के बाद इश्की ने दादी और दया को देखा और बोली, कुछ देर बाद गिफ्ट आ जाएंगे। चैप्टर 52। इश्की दादी से उनके काम के बारे में पूछने लगी, तब दादी ने बताया कि वह कुछ सब्जियां उगा रही है। दादी इश्की को सब्जियां दिखाने ले गई। इश्की भी सब्जियां देखकर काफ़ी खुश हुई, हालांकि उसे इस बात का दुख भी हो रहा था कि शायद दादी इससे थक जाती होगी, लेकिन दादी के चेहरे की खुशी देखकर उसने कुछ नहीं कहा। जब इश्की और दादी अपनी बातचीत में लगे थे तभी एक कार सी विला के सामने आकर रुकी।
हेमंत कार से उतरा और उसने जब इश्की और दादी को बगीचे में बात करते देखा तो तुरंत उनकी तरफ दौड़ पड़ा। अरे इश्की, तुम क्या कर रही हो? हेमंत, इधर आओ और देखो, इश्की ने उसे बगीचे में बुलाया। हेमंत बगीचे में पहुंचा और उसने दादी का अभिवादन किया। फिर इश्की से बोल, क्या हुआ? ये वो सब्जियां हैं जो दादी ने उगाई है और जब ये पक जाए तो तुम इनमें से कुछ ले जा सकते हो। क्या ये सब दादी ने उगाई है? ये सब्जियां तो बहुत ज्यादा है, वह उसे इस तरह से कैसे आगा सकती है? हेमंत को काफी हैरानी हुई क्योंकि उसने देखा दादी ने बड़ी मात्रा में सब्जियां उगाई थी। हेमंत के चेहरे को देखकर इश्की ने तुरंत कहा, अगर तुम्हारे पास भी फ्री टाइम हो तो तुम भी इसे आजमा सकते हो। ये सोचकर कि वह सक्सेना कंपनी का सीईओ बनने वाला है और उसे इश्की सब्जियां उगाने के लिए कह रही थी, हेमंत का मुंह बन गया। तभी इश्की बोली, क्या तुम गिफ्ट लाए हो? हाँ, वे सभी कार में है, हेमंत ने जवाब दिया। दादी, चलिए हम अंदर चलते हैं और वही गिफ्ट देखेंगे। इश्की, तुम दादी को लेकर अंदर जाओ, मैं और दिया गिफ्ट लेकर आते हैं, हेमंत ने इश्की को सुझाव दिया। हाँ, ये ठीक रहेगा। इश्की दादी को लेकर अंदर आ गई। दिया, आओ मेरी मदद करो, हेमंत ने दिया को अपने पास बुलाया। ठीक है, दिया बोली और उसके पीछे चली गई। कुछ ही देर में वे दोनों हाथों में गिफ्ट लिए वापस लिविंग रूम में आए। दादी ने जब इतने सारे गिफ्ट को देखा तो तुरंत बोली, तुमने इतना सारा सामान क्यों खरीदा? ये तो पैसे की बर्बादी है। वास्तव में ये कुछ खास नहीं है, ये तो बस वहाँ के कुछ अच्छी चीजें हैं, हेमंत जो सबसे अच्छी तरह से जानता था उसने बताया। इश्की ने हेमंत की ओर मुड़कर कहा, थैंक यू, मुझे तुम्हें कितना पैसा देना है मैं अभी दे देती हूँ। क्या तुम मुझे इतना गरीब समझती हो ये सोचकर कि मैं इन चीजों को नहीं खरीद सकता? हेमंत ने मजाक किया। हेमंत ने इश्की को नजरअंदाज किया। इसके बाद वह दादी के पास बैठ गया और उनके सामने गिफ्ट रखते हुए बोला, दादी यह सब आपके लिए है। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी मानो वह उसकी ही दादी हो। शायद इस वजह से कि उसकी दादी ने उसे बहुत छोटी उम्र में ही छोड़ दिया था, वह इश्की से थोड़ा जलन महसूस करता था। इसका जिक्र मत करो, बच्चों को तो ये करना ही चाहिए। अगर आपको मैं पसंद हूं तो क्यों ना आप मुझे अपना पोता बना ले, हेमंत ने अचानक सुझाव दिया। ये सुनकर इश्की के चेहरे पर गुस्सा आ गया। दादी के कुछ कहने से पहले वह तुरंत बोल पड़ी, हेमंत, क्या तुम्हारे कोई दादा नहीं है? तुम मेरी दादी को अपना क्यों बनना चाहते हो? इसके बारे में सोचना भी मत। इश्की के चेहरे के भाव देखकर हेमंत ने समझाया, मेरा इरादा दादी को तुमसे छीनने का नहीं था। मुझे लगा कि वह मुझे पसंद करती है इसलिए मैंने ये सुझाव दिया। मुझे वह पसंद है, वह काफी अच्छा और सभ्य है, दादी ने बीच में कहा। सुना, तुम्हारी दादी मुझे पसंद करती है, इस बारे में तुम्हारा बोलना कोई मायने नहीं रखता, हेमंत ने जल्दी से दादी की दूसरी तरफ बैठते हुए कहा। उसकी नज़र इश्की पर ही टिकी थी। दादी, आप उसकी मीठी मीठी बातों से धोखा मत खाए, वह बहुत चालाक है और उसकी पर्सनैलिटी उसके व्यवहार से मेल नहीं खाती। दादी ने उन दोनों को देखा जो एक दूसरे को घूर रहे थे और खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम दोनों जब झगड़ते हो तो सचमुच भाई बहन जैसे लगते हो। वह मेरा भाई नहीं है, इश्की ने कहा हुआ वह हिनत जैसा भाई नहीं चाहती थी। तुम्हारी दादी बिल्कुल सही कह रही है इश्की, मुझे भाई कहो, हेमंत ने बेधड़क कहा। हेमंत, क्या तुम सचमुच मार खाना चाहते हो? इश्की ने चिढ़कर हेमंत से कहा। छोड़ो भी जाने दो, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आया तो मैं नहीं कहूँगा। तुम्हारी दादी तो मान गई है, खैर तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी क्योंकि अब से मैं तुम्हारा भाई हूँ। हेमंत मुस्कुराया। सच तो यह है कि वह वास्तव में इश्की का भाई नहीं बनना चाहता था, लेकिन ऐसी स्थिति में उसे जब भी चाहे इश्की से मिलने का बहाना मिल जाता। हेमंत, मुझे लगता है कि तुम्हें बस अच्छी मार की जरूरत है, इश्की ने कहा और हेमंत पर झपट पड़ी। दादी, वह मुझे मारने की कोशिश कर रही है, हेमंत दादी के पीछे छुपाने लगा। इश्की, रुक जाओ, दादी बोली। दादी की मदद से हेमंत इश्की से बचने में सफल रहा। आज तुम शुक्र मनाओ कि दादी तुम्हारी रक्षा कर रही है, मैं इसे एक बार तो छोड़ दूंगी, अगर तुमने फिर से मुझसे बदतमीजी की तो मैं तुमसे अच्छी तरह से निपटूंगी। इश्की ने हेमंत को एक सख्त नज़र से देखा। दादी, लगता है अब मैं यहाँ से नहीं जा सकता, हेमंत ने इश्की की तरफ देखा मानो उसके साथ कोई अन्याय हुआ हो। वे लिविंग रूम में बातें कर ही रहे थे कि तभी इश्की का फोन बज उठा। उसने उसे उठाया और देखा कि मिहिर उसे फोन कर रहा है। इश्की ने तुरंत फोन उठाया। क्या तुम्हारा काम हो गया? हाँ, मेरा काम हो गया, माफ करना इश्की, मैं तुम्हें पहले ही लेने वाला था लेकिन कुछ वजह से मैं वहाँ आ नहीं पाया। तो क्या मिस्टर सिंघानिया तुम्हें घर छोड़ने आए थे? मिहिर ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी। हाँ, मुझे पता था कि तुम किसी काम में उलझे हुए होंगे, इसकी चिंता मत करो। चैप्टर 53। मिहिर ने जब बताया कि वह इश्की को लेने क्यों नहीं आ पाया तो इश्की ने ज़्यादा कुछ नहीं कहा, जिससे मिहिर को काफ़ी अच्छा लगा। तुम्हें इस बारे में अब ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए,
मैं समझ गया, मिहिर बोला। वैसे मैंने रेस्टोरेंट में एक टेबल बुक किया है। मैं वहाँ 7 बजे तक पहुँच जाऊँगा, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैंने पहले ही सारी व्यवस्था कर ली थी क्योंकि वह इश्की का गर्मजोशी से स्वागत करना चाहता था। कोई बात नहीं, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, ऐसे में हम बाद में मिलते हैं, और उसने फ़ोन रख दिया। इश्की ने दादी की तरफ देखा और बोली, दादी मैं रात के खाने के लिए घर पर नहीं आऊंगी, मेरा दोस्त मुझे खाने पर बुला रहा है इसलिए मुझे जाना होगा। ठीक है, सुरक्षित रहना, दादी ने कहा। इश्की मैं तुम्हें अभी बताने ही वाला था कि मैंने आज रात हम तीनों के लिए एक डिनर की तैयारी की है। मिहिर ने फ़ोन पर क्या कहा? इश्की ने मिहिर से जो कुछ कहा था उसे सुनकर हेमंत ने उसकी तरफ देखा। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही बताया था कि जब मैं घर आऊँगा तो मैं हम तीनों के लिए एक डिनर का इंतजाम करूँगा। तो क्यों ना हम आज साथ मिलकर डिनर करें? इश्की ने अपना फ़ोन उठाया और मिहिर को फ़ोन किया। क्या बात है इश्की, क्या मैं आज 2 और लोगों को साथ ला सकती हूँ? इश्की ने पूछा। वह कौन है? हेमंत और कोमल, जो अभी अभी मेरे साथ विदेशी से लौटे हैं। हेमंत ने भी डिनर की तैयारी की थी इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम सब साथ में डिनर करें। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? इश्की ने सुझाव दिया, ये जानते हुए कि मिहिर इस डिनर की तैयारी करने वाला है उससे पूछना जरूरी था। कोई बात नहीं, मिहिर ने कहा। जितनी ज़्यादा लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। वैसे क्या आप चाहेंगे कि मैं एक ड्राइवर भेज दूँ? मिहिर को हेमंत से कोई नाराज़गी नहीं थी और जब तक इश्की सहमत थी वह खुश था। कोई बात नहीं हेमंत, अभी मेरे साथ यही है, हम बाद में साथ में वहाँ आ जाएंगे, इश्की ने कहा। ठीक है, फिर हम रेस्टोरेंट में मिलेंगे। फ़ोन रखने के बाद इश्की हेमंत की और मुड़ी और बोली, मिहिर ने कहा है कि तुम्हारा साथ आना ठीक रहेगा। ये तो अच्छी बात है, हेमंत काफ़ी खुश हो गया। मिहिर सचमुच एक अच्छा आदमी है, उसने मन ही मन सोचा। फिर उसने समय देखा, क्या हमें अभी निकलना चाहिए? क्या हमें इतनी जल्दी जाने की ज़रूरत भी है? अभी समय नहीं हुआ है, इश्की ने सोचा कि 7 बजने में अभी काफ़ी टाइम है। क्या हम कोमल को लेने नहीं जाएंगे? हालांकि कोमल इश्की की सिर्फ एक सेक्रेटरी थी, फिर भी विदेश में उन तीनों में बहुत अच्छी बनती थी इसलिए वह कोमल के साथ ऐसा व्यवहार करते थे मानो वह उनकी बहन हो और उसके बिना दिन अधूरा होता। ठीक है, मैं तो भूल ही गई थी। दादी हम जा रहे हैं। दादी मैं आपसे जल्दी मिलने आऊँगा, हेमंत ने दादी को गले लगाते हुए कहा। इश्की और हेमंत विला से बाहर निकले। तुम्हें गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरी कार ले लो, हेमंत ने इश्की की ओर देखते हुए कहा। ठीक है, लेकिन जब ये खत्म हो जाएगा तो तुम्हें मुझे घर छोड़ना होगा, इश्की ने हेमंत की ओर देखते हुए कहा। कोई बात नहीं, बस अंदर आ जाओ, हेमंत ने जवाब दिया। ऐसा करने में उसे खुशी हुई क्योंकि हमेशा से अदम्य इश्की को ले जाता था और आज अलग बात थी। दोनों कोमल के घर की ओर चल पड़े। इश्की की ओर देखते हुए उसने पूछा, इश्की क्या तुम कोमल को फ़ोन करके कह सकती हो कि वह तैयार हो जाए? हम वहां पहुंचते ही उसे ले लेंगे। ठीक है, इश्की ने अपना फ़ोन निकाला और कोमल का नंबर डायल किया। कोमल क्या तुम बिजी हो? इश्की ने पूछा। नहीं, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? कोमल ने अपने कंप्यूटर की तरफ देखा, ये सोचकर कि इश्की उसे कोई काम देने वाली है। आज रात हम डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, हेमंत और मैं तुम्हारे घर के बाहर पहुंचने वाले हैं इसलिए तुम तैयार हो जाओ। और ठीक है। कोमल ये सुनकर काफ़ी खुश हुई और मन ही मन सोचने लगी कि उसे भी डिनर के लिए बुलाया जा रहा है। इससे बड़ी बात क्या होगी अब, जबकि इश्की ने बुलाया था इसलिए वह जल्दी से फ्रेश होकर नीचे चली गई। थोड़ी देर बाद ही हेमंत की कार उसके सामने रुकी। कोमल खुशी खुशी कार में बैठ गई और कार वहां से रेस्टोरेंट के लिए निकल पड़ी। हेमंत ने रियर व्यू मिरर से कोमल को देखा और चिढ़ाते हुए बोला, मुझे कोमल इस तरह काफ़ी अच्छी लगती है। विदेश में रहते हुए कोमल हमेशा एक सेक्रेटरी की तरह ड्रेस पहनती थी, हालांकि आज उसने अलग अंदाज में ड्रेस पहना था। हेमंत, मैंने पहली बार तुम्हें किसी की तारीफ करते सुना है। फिर भी मुझे कहना होगा कि कोमल आज वाकई में काफ़ी खूबसूरत लग रही है। मैं उतना बुरा नहीं हूँ जितना तुम सोचती हो। क्या मैंने अक्सर तुम्हारी तारीफों की लाइन नहीं लगा देता? हेमंत ने इश्की को हैरानी से देखा, फिर उसने आगे कहा, लेकिन कोमल आज मुझे पहले से बहुत अलग लग रही है। कोमल, मेरा सुझाव है कि अब से तुम ऐसे ही कपड़े पहनो, ये तुम पर बहुत अच्छे लगते हैं, हेमंत ने कहा। कोमल अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई। हेमंत की ओर देखते हुए कोमल ने पूछा, सचमुच? अब जबकि तुम्हें लगता है कि यह मुझ पर अच्छा लगता है इसलिए जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इसी तरह के कपड़े पहनूंगी। जब मौका मिलेगा से क्या मतलब है? क्या तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं है? हेमंत ने अपने बगल में बैठी इश्की की तरफ देखा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इश्की ने हेमंत को घूरा, फिर अपनी असिस्टेंट की तरफ देखकर बोली, कोमल अब से तुम जो चाहे पहन सकती हो। ठीक है,
कोमल ने हेमंत पर एक नज़र डाली और खुश हो गई। हालांकि इश्की के लिए कोमल का भाई काम करता था, लेकिन जब इश्की वापस इंडिया आई तब तक कोमल के भाई को पहले ही दूसरी कंपनी में जॉब मिल चुकी थी, इसलिए इश्की ने कोमल को अपनी असिस्टेंट बना लिया। कार रेस्टोरेंट के सामने रुकी, जिसके बाद वह सभी अंदर चले गए। मुझे नहीं पता था कि मेहर ने इस जगह पर डिनर की तैयारी की है, हेमंत ने चलते हुए कहा। क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम यहाँ आ चुके हो? इश्की ने पूछा। नहीं, मैं ज्यादा यहाँ नहीं आता, मैंने शायद अपना बर्थडे यही मनाया था, हेमंत ने शेखी बघारी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम झूठ बोल रहे हो? इश्की ने हेमंत को घूरा। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। मेहर, हम आगे, क्या तुम आ गए हो? इश्की ने मेहर को फोन करते हुए पूछा। मैं यही हूँ, मैं अभी तुम्हें लेने आता हूँ। 2 मिनट बाद मेहर इश्की को लेने पहुंचा। आप लोग बहुत जल्दी आ गए, चलो अब अंदर चले, मेहर ने रास्ता दिखाया। तुम यहाँ कब से आए हो? इश्की ने उसकी ओर देखकर पूछा। काफी टाइम हो गया है, मुझे लगा कि तुम लोग समय से पहले यहाँ आ जाओगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम टाइम पर आओगे। जब वह लोग प्राइवेट रूम में गए तो मेहर ने सबके लिए उनकी सीट दिखाई। सबके बैठने के बाद मेहर ने इश्की से पूछा, इस बार तुम यहाँ कब तक रहोगी? मेहर ने हेमंत और कोमल की ओर देखने से पहले इश्की को देखा। इस बार हम लंबे समय तक यही रहेंगे। क्या तुम्हें किसी चीज में मदद चाहिए? इश्की ने मेहर से मुस्कुराते हुए पूछा। शायद सचमुच ऐसा ही है, जब मैं इसके बारे में सोच लूंगा तो तुम्हें बता दूंगा, मेहर ने मजाक में कहा। वैसे फैक्ट्री का काम कैसा चल रहा है? इश्की ने पूछा, क्योंकि अब तक फैक्ट्री उनके लिए सबसे बड़ी चिंता की वजह रही है। इसे फिर से बनाया गया है, मिस्टर सिंघानिया ने इसमें बहुत मदद की, जिससे हम आसानी से फैक्ट्री बन पाए। अयांश का नाम सुनते ही इश्की थोड़ी नाराज हुई, क्योंकि अयांश आज उनके बीच नहीं था। अब सब लोग यहाँ आ गए हैं तो क्यों न हम शुरू करें? इश्की ने मेहर की ओर देखा। मेहर ने अपना फोन निकाला और बोला, 1 मिनट रुको, एक और व्यक्ति है जो जल्द ही यहाँ आ जाएगा। इश्की कंफ्यूज हो गई, कौन आ रहा है? मेहर ने फोन पर इसके बारे में क्यों नहीं बताया और कौन आ रहा है? मेहर ने अचानक इश्की से पूछा। अभी पता चल जाएगा। मेहर की बातें सुनकर हेमंत की भौहें तन गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या मेहर जिस व्यक्ति की बात कर रहा है वह अयांश हो सकता है? वैसे विदेश में तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? क्या तुम घर जल्दी लौट आए? क्योंकि सब कुछ तुम्हारी योजना के अनुसार हुआ। मेहर ने मुस्कुराते हुए बात करना शुरू किया। अच्छा चलो इस बारे में बात नहीं करते। बहुत सारी परेशानियां आए और हमने कुछ भी हासिल नहीं किया। इश्की ने विदेश में हुई घटना का जिक्र सुनकर निराश होकर जवाब दिया। कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है। अगर तुम्हें विदेश में मदद नहीं मिल रही तो तुम घर पर भी रह सकती हो। मिस्टर सिंघानिया और मैं तुम्हारे साथ हैं और हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। मेहर ने इश्की की ओर देखा। उसकी आंखें भरोसे से भरी थी, वह उसकी मदद करने के लिए तैयार था। इश्की हंस पड़ी। वापस आने के बाद से ये दूसरी बार है जब मैंने इस तरह की बातें सुनी है, इश्की ने मुस्कुराते हुए कहा। मेहर ने उलझन से इश्की की तरफ देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? जब तुमने कहा कि दूसरी बार, तुमने यह बात किससे सुनी थी? पहली बार हेमंत ने कहा था। इश्की ने हेमंत पर एक नज़र डाली, तभी अचानक गेट खुला और एक डरावनी आभा के साथ अदम्य उनके आंखों के सामने आया गया। उसको देखते ही इश्की की सांसें अटक गई। मुझे अंदाजा हो जाना चाहिए था कि वह कौन हो सकता है, और मेरे बगल वाली सीट खाली है और मुझे इस बात का एहसास क्यों नहीं हुआ? संयोग से हेमंत गेट की ओर मुंह करके बैठा था और जब अयांश अंदर आया तो एक पल के लिए उनकी नजरें मिली। हेमंत ने सोचा, ये सचमुच वही है। मिस्टर सिंघानिया अंदर आए। मेहर ने तुरंत इश्की की बगल वाली सीट की ओर इशारा करते हुए अयांश को बैठने के लिए कहा। हेमंत ने अयांश को घूरा और अयांश के बैठने के बाद ही वह अपनी नजरें हटा पाया। हेलो मिस्टर सिंघानिया, कोमल ने विनम्रता से अभिवादन किया। अयांश ने धीरे से सिर हिलाया और बिना किसी झिझक के इश्की के बगल में बैठ गया। इश्की को इस बात का अफसोस था कि उसने मेहर को ये पहले क्यों नहीं बताया कि वह अयांश से बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आप कुछ कहने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि अयांश पहले ही उसके बगल में बैठ चुका था। चैप्टर 54। प्राइवेट रूम के अजीब माहौल को देखकर मेहर ने जल्दी से माहौल को हल्का करने के लिए कहा, अब जबकि सब लोग यहाँ आ गए हैं तो मैं डिनर मंगा देता हूँ। उसने घंटी बजाई। इसके कुछ पल बाद वेटर अंदर आया। आप लोग डिनर सर्व कर सकते हैं, मेहर ने निर्देश दिया। जी सर, वेटर ने कहा। कुछ पल बाद डिनर लगाया गया। चलो हम सब इश्की, हेमंत और कोमल की वापसी के लिए जश्न मनाएं। सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सभी ने मेहर को थैंक यू कहा। आप सभी मुख्य अतिथि हैं, इसलिए आराम से बैठिए।
मिहिर ने महसूस किया कि सभी लोग तनाव में थे, इसलिए उसने माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश की। जिस आदमी के बारे में तुमने कहा था कि वह एयरपोर्ट पर तुम्हारा पीछा कर रहा था, उसने अपनी सफाई दे दी है। वह तो बस एक आम बेकार इंसान था, अयांश ने अचानक कहा, हालांकि उसने उस आदमी की कही गई बातों को नहीं बताया। ये सुनकर इश्की मुंह बनाते हुए अयांश की ओर देखने लगी। क्या तुम्हारी पूछताछ का यही नतीजा निकला? हाँ, तुम ही तो हो जो पागल हो रही थी। यह बस एक गलतफहमी थी, लेकिन मैं उससे तुम्हारे लिए सजा दे चुका हूँ, अयांश ने उसकी ओर देखते हुए कहा। मैं पागल हो गई हूँ? कोई गलतफहमी? इश्की ने अयांश को घूर कर देखा। क्या उसे पता था कि विदेश में मेरा पीछा किया जा रहा है? वह गुस्से में बोली, अगर मिहिर ने मुझे नहीं बताया होता तो मैं खतरे में पड़ जाती। मैंने उसे इतना जरूरी काम दिया था, फिर भी उसने ये कहने की हिम्मत की कि मैं पागल हो रही हूँ। ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यांश, क्या तुमने उस आदमी से ठीक से पूछताछ की? वह विदेश से मेरा पीछा कर रहा था। अगर तुम उसे संभाल नहीं सकते तो मैं खुद संभाल लूंगी, इश्की ने यांश को घूरते हुए कहा। मैंने उसे छोड़ दिया है। मामला उतना पेचीदा नहीं है जितना तुम सोच रही हो, अयांश ने फिर से समझाया। एक मिनट रुको इश्की, तुमने क्या कहा? कोई हमारा विदेश से पीछा कर रहा था? हेमंत की आंखें चौड़ी हो गई और उसने इश्की को अविश्वास से देखा, क्योंकि वह कुछ देर बातचीत सुनने के बाद ही बात समझ पाया। अब जबकि उसने पहले ही इसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था, इसलिए वह और इसे हेमंत से छुपाना नहीं चाहती थी। उसने हेमंत की ओर देखते हुए कहा, हाँ, अगर ये तुम्हारे लिए कोई खतरा था तो तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? हेमंत ने इश्की को घूरते हुए कहा। स्थिति थोड़ी ठीक नहीं थी, मैं नहीं चाहती थी कि हर कोई इसके बारे में जाने। असल में जितना कम लोग उसके बारे में जानते उतना अच्छा होता। लेकिन तुम मुझे तो थोड़ा बहुत बता सकती थी। मुझे याद है कि फ्लाइट में तुमने जिस आदमी को पकड़ा था वही तुम्हारा पीछा कर रहा था, है ना? हेमंत को अचानक फ्लाइट में हुई घटना याद आई। हाँ, उसने जवाब दिया, तो खतरा हमेशा से तुम्हारे आसपास ही रहा, हेमंत ने धीरे से कहा। उस समय तो उसने सोचा था कि वह आदमी बस एक चोर है, और जब अधिकारी उसे ले गए तो उसने इस बारे में दोबारा नहीं सोचा, लेकिन अब जब उसने इस बारे में सोचा तो वह और ज्यादा परेशान हो गया। इश्की, तुम मुझे इशारा तो कर सकती थी। मुझे कोमल को फ्लाइट से उतारकर तुम्हें अकेले एयरपोर्ट पर नहीं छोड़ना चाहिए था, हेमंत ने उस समय अपने किए पर पछताते हुए कहा। कोमल उसकी बातें सुनकर स्तब्ध रह गई और सदमे में उनकी ओर देखने लगी। अब सब बीत चुका है, क्या मैं यहाँ ठीक नहीं हूँ? इश्की ने कहा। उसे मजबूरन हेमंत को यह विश्वास दिलाना पड़ा कि सब ठीक है। मिस्टर सिंघानिया, इश्की ने आपको बताया था कि वह आदमी उसका पीछा कर रहा था, फिर भी आपने उस आदमी को क्यों छोड़ दिया? हेमंत ने अचानक अयांश की ओर उंगली उठाए और उससे सख्ती से पूछा। हेमंत, मैंने जो किया सो किया। जो बात तुम्हें नहीं आती उनमें अपनी नाक मत घुसाओ। अपने काम से काम रखो, यांश ने बिना भाव के कहा। इश्की का मामला मेरा मामला है, मैं उस समय उसके साथ था, इसलिए उसके लिए किसी भी खतरे से निपटने की जिम्मेदारी मेरी थी, हेमंत ने जवाब दिया। हेमंत, तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हेमंत ने इश्की की ओर एक नज़र डाली और अपने गुस्से को काबू में रखा। अयांश, अब जबकि तुमने उस आदमी को छोड़ दिया है, इसलिए उसे पकड़कर मुझे वापस सौंपने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इश्की ने मुड़कर अयांश की ओर देखा और तीखी आवाज में बोली, क्या अब तुम मेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती? अयांश ने इश्की की आंखों में आंखें डालकर पूछा। हम सब दोस्त हैं, इसलिए इतना परेशान मत होइए। इस मामले में कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है, और मुझे विश्वास है कि मिस्टर सिंघानिया किसी भी बदमाश को गलती से भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही मिहिर ने महसूस किया कि वह लड़ने वाले हैं, वह जल्दी बीच बचाव करने के लिए खड़ा हो गया। मिहिर, तुम्हें यहाँ उसका बचाव करने का कोई हक नहीं है, ये तुम्हारा मामला नहीं है। मिहिर ने अयांश की तरफ देखा। मिस्टर सिंघानिया, मुझे लगता है कि इस स्थिति में मेरे पास उसे इसके बारे में बताने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मिहिर, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मिहिर परेशान था। अगर उसने इश्की को सच नहीं बताया तो उनके बीच गलतफहमी और गहरी हो जाएगी। ये नाटक करना बंद करो, बस उस आदमी को वापस ले आओ, फिर मैं इस बात को जाने दूंगी, इश्की ने कहा, क्योंकि वह अयांश के लिए चीज मुश्किल नहीं करना चाहती थी। वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक थी कि कौन उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इश्की, सच तो यह है कि मिस्टर सिंघानिया ने ही मुझे वह जानकारी दी थी जो मैंने तुम्हें पहले भेजी थी, और इसमें वह दिन भी शामिल है जब हमने बात की थी। उस समय मिस्टर सिंघानिया मेरे साथ ही थे, हालांकि मैंने उस आदमी को नहीं देखा जिसने तुम्हारा पीछा किया था। क्या तुम्हें लगता है कि मिस्टर सिंघानिया किसी ऐसे व्यक्ति को खुलेआम घूमते देंगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो? मिहिर भावुक होकर अयांश के बारे में बता रहा था।
ये सुनते ही इश्की की आंखें सिकुड़ गई। उसे थोड़ा बुरा लगा। वह ये सोचने लगी कि अचानक उसने अयांश पर भरोसा करना क्यों बंद कर दिया। क्या वह सचमुच गुस्से में आंधी हो गई थी। एक लंबी खामोशी के बाद अयांश ने कहा, हम बस डिनर करने आए हैं, इसलिए इस बारे में बात करना ठीक नहीं है। बहुत समय हो गया है जब हमने साथ में डिनर किया है, चलो आज इस बारे में बात नहीं करते। ठीक है, आज हमारे लिए एंजॉय करना ही अच्छा है, मिहिर ने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा। मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, सबका मूड खराब नहीं करने के लिए मुझे माफ करना, इश्की ने सबकी तरफ देखकर कहा। बाकी सभी लोगों ने बस हिला दिया। इश्की ने अयांश की तरफ देखा और थोड़ा झिझकते हुए बोली, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हो जिससे गलतफहमी पैदा होती है। जाहिर है तुम मेरे पीठ पीछे मेरी मदद कर रहे हो, पर मुझे बताते नहीं और दूसरों को भी कभी खुलकर कहने नहीं देते। क्या तुमने इसे समझाने के बारे में नहीं सोचा। अदम्य समझ गया कि इश्की उससे नाराज क्यों है, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। वह जानता था कि उस आदमी को बिना किसी सजा के छोड़ देने से इश्की जरूर नाराज हो जाएगी, लेकिन वह उसे उस आदमी के बारे में सच नहीं बता सकता था क्योंकि यह उसके लिए शर्मनाक होता। वह पहले से ही इश्की से नाराज था, लेकिन जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तब वह कुछ कह नहीं पाया। अयांश ने इश्की को प्यार से देखा और बोला, तुम सही हो, मुझे तो बस तुम्हारा साथ देना पसंद है, चाहे वह कैसे भी हो। एक पल तो दोनों झगड़ रहे थे और अगले ही पल वे एक दूसरे से प्यार से बातें करने लगे। वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। अयांश जैसा इंसान भी ऐसा हो सकता था, उन्होंने सोचा नहीं था। ठीक है, चलो खाना शुरू करते हैं, सब इंतजार कर रहे हैं। अयांश ने आंखों से इश्की की ओर इशारा किया कि सब देख रहे हैं। इश्की जल्दी से वापस होश में आए और सभी को इंतजार करने के लिए माफी मांगने लगी। हेमंत अचानक अपनी हैरानी से बाहर आया, कम से कम तुम्हें पता तो है कि कब क्या करना है। इश्की ने हेमंत को घूरते हुए कहा, तुमसे किसी ने कुछ कह दिया क्या। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, फिर चलो शुरू करते हैं। मिहिर मुस्कुराया जब उसने देखा कि आखिरकार सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं। इश्की, यह बहुत अच्छा है, इस टेस्ट करो। हेमंत ने इश्की की प्लेट में व्यंजन डाले, लेकिन इससे पहले कि इसकी कुछ कह पाती अयांश बीच में बोला, उसे यह पसंद नहीं। फिर उसने एक और डिश उठाए और इश्की के प्लेट में रखते हुए बोली, ये बहुत अच्छा है, क्या तुम हमेशा से इसे खाना नहीं चाहती थी। हाँ हाँ, मिस्टर सिंघानिया ने यह व्यंजन खास आपके लिए मंगवाया है, मिहिर ने बगल से इश्की को बताया। आज इश्की के लिए डिनर का आइडिया मिहिर का था, लेकिन अयांश को इसके बारे में बताने के बाद सब कुछ अयांश ने बनवाने का ऑर्डर दिया था। यह अकेला व्यंजन नहीं है, बल्कि ज्यादातर व्यंजन मिस्टर सिंघानिया ने ही बनवाए थे। अयांश ने इश्की की तरफ देखा, उसकी बातें कमरे में मौजूद सभी लोग समझ गए। इससे हेमंत बहुत परेशान हो गया। अगर मुझे मिहिर ने नहीं बताया होता कि डिनर की प्लानिंग उसकी है तो वह यहाँ कभी नहीं आता। अब जबकि सारा खाना अयांश ने मंगवाया था तो इश्की को व्यंजन परोसने का क्या मतलब था। ये तो उसके लिए सोने पर सुहागा था। हेमंत ने वाइन पीना शुरू किया। चलो इश्की, इस वाइन को टेस्ट करो। इश्की ने हेमंत की तरफ देखा और अपना ग्लास उठाया। ठीक है। जैसे ही वह पीने वाले थे, अचानक उनके प्राइवेट रूम का गेट खटखटाया गया। हेमंत ने अपना ग्लास नीचे रख दिया। तभी मिहिर ने कहा, अंदर आओ। तभी एक आदमी हाथ में केक लेकर अंदर आया तो मिहिर ने पूछा, क्या आप गलत कमरे में आ गए हैं। यहाँ किसी का बर्थडे नहीं है, मैंने इसका ऑर्डर दिया था। हेमंत ने कहा। सबकी नजरें हेमंत पर टिकी थी। तभी केक वाला आदमी उसके पास आया। सर, यही वह केक है जो आपने ऑर्डर किया था, इसे यहीं रख दो। हेमंत ने इश्की की तरफ इशारा किया। उस आदमी ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। इश्की ने हैरानी से हेमंत की तरफ देखा। तुमने केक क्यों मंगवाया। बस ऐसे ही, आज हम लोग साथ में डिनर कर रहे थे, इसलिए मैंने इस खुशी में केक मंगवाया। आओ इसे देखो। हेमंत ने इश्की को इशारा किया। इश्की ने अपने सामने रखे डिब्बे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया और एक सुंदर केक नजर आया। उसमें उन तीनों की विदेश यात्रा की तस्वीर थी और केक पर लिखा था, सफल वापसी। हालांकि इश्की जो बाहर से ठंड लगती थी, फिर भी उसके अंदर का बच्चा अभी भी जिंदा था। जैसे ही उसने हेमंत का गिफ्ट देखा, उसकी आंखों में नमी आ गई। हेमंत, तुम इतना कब से सोचने लगे।